नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कितने ज्यादा ईमानदार हैं वो तो जनता को समझ में आ गया है, लेकिन इतना काफी नहीं था। केजरीवाल के अब एक ऐसे कारनामे का पर्दाफाश हुआ है जिसने केजरीवाल के सभी राजों से पर्दा हटा दिया। एक तरफ तो केजरीवाल ईडी से बचने के लिए हजारों तरीकों के बहाने बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके नए घोटाले ने तहलका मचा दिया है और अब उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। खबर में धमाकेदार खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि केजरीवाल का अब गिरफ्तारी से बचना नामुमकिन सा लग रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। केजरीवाल की फिर बढ़ी मुश्किलें, आप सरकार का नया घोटाला उजागर। एलजी ने दिया केजरीवाल को बड़ा झटका, नए घोटाले से दिल्ली सरकार में हड़कंप। दिल्ली में सरकार चला रहे अरविंद केजरीवाल के अब नए कारनामे का भांडाफोड़ हो गया है और केजरीवाल की नींद भी हराम हो गई है। दरअसल दवा घोटाला, शराब घोटाले के बाद अब केजरीवाल सरकार में एक और घोटाले के होने का गंभीर आरोप लगाया गया है और वो है टेंट घोटाला। जी हां, दिल्ली सरकार पर एक और घोटाले का बड़ा आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक साल 2022 में कांवड़ियों के लिए लगाए गए टेंट में घोटाला किया गया था। दिल्ली सरकार पर आरोप लगे हैं कि नियमों की अनदेखी करके टेंडर दिया गया। इसके साथ ही तय रेट की जगह अधिक रेट में सामान किराए पर लिया गया था। इसके बाद साल 2022 में ही एलजी को इस मामले की शिकायत भी की गई थी। शिकायत के बाद एलजी ने मुख्य सचिव को इसकी जांच के आदेश भी दिए थे और मुख्य सचिव की जांच में इस मामले में अनियमितता भी सामने आई थी और इसके बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं और केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2011 में अपने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, जिसमें उन्होंने खुद को कट्टर ईमानदार बताया था, उससे पूरे देश में सुर्खियों में आए। पारदर्शी राजकाज के मॉडल की वकालत करते हुए उन्होंने राजनीतिक नौसिखिए से अभूतपूर्व कामयाबी की बुलंदियां छुई और राष्ट्रीय राजधानी में लगातार 2 कार्यकालों के लिए सत्ता पर काबिज भी हो गए। मगर एक दशक बाद इस अफसाने में ऐसे मोड़ आए जिसने केजरीवाल की रातों की नींद तक हराम कर दी। अब केजरीवाल शराब नीति की विवादास्पद बिसात बिछाने से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हुए हैं। कभी अपनी शर्ट और मफलर से पहचाने गए आम आदमी के मुख्यमंत्री धन संपत्ति के आरोपों से भी घिरे हुए हैं, जिनके सरकारी आवास, जिसे शीश महल भी कहा जाता है, उसको सुंदर बनाने के लिए उस पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का दावा किया जाता है। पिछले साल पंजाब की चुनावी फतह पर सारे हर्षोल्लास के बावजूद साल 2023 में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए एक के बाद एक झटके लगे। मार्च में उनके सबसे करीबी विश्वास पात्र और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र जैन के बाद ये वित्तीय कदाचरण के लिए जेल गए दूसरे मंत्री थे। उम्मीद के मुताबिक केजरीवाल ने भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की तरफ से रचा गया राजनीतिक प्रतिशोध कहकर इन गिरफ्तारियों की निंदा की। उनका ऐसा रुख भी कायम रहा जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने ईडी के 1-2 नहीं बल्कि 4 सम्मनों की अनदेखी कर दी। उनके समर्थकों ने ये नैरेटिव गढ़ना शुरू किया कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह की अगुवाई वाली पंजाब सरकार को कथित तौर पर रिमोट कंट्रोल से चलाने के आरोपों के बीच ये आश्चर्यजनक नहीं था। केंद्र सरकार के साथ टकराव दिल्ली सिविल सेवकों की नियुक्ति और तबादलों तक आ गया। मई में सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार के पक्ष में फैसला दिया और सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और जमीन को छोड़कर अफसरशाही पर उसके विधायी अधिकार की तस्दीक कर दी। मगर केंद्र सरकार ने पलक झपकते ही इसका जवाब इस तरह दिया कि नियुक्तियों और तबादलों का अधिकार खुद को देते हुए कानून पारित कर दिया। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार केंद्र बिंदु बन गए, जिन्हें केजरीवाल की सरकार ने केंद्र सरकार की कठपुतली करार दे दिया। नवंबर में मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर जमीन के एक टुकड़े का अंधाधुंध मुआवजा कथित तौर पर बढ़ाने के लिए नरेश कुमार को हटा
हटाने की मांग कर दी, मगर नरेश कुमार के सेवानिवृत्त होने के कुछ ही घंटे पहले केंद्र ने उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार दे दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मंजूरी दे दी और केजरीवाल को झटका लग गया। उपराज्यपाल के दफ्तर के साथ ही केजरीवाल का सदाबहार टकराव जारी रहा, जिसमें जुलाई में 400 विशेषज्ञों की सेवा खत्म करना और नवंबर में राज्य सरकार के अस्पतालों में दवा खरीद में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश भी शामिल थी। अलबत्ता अकेली अच्छी बात अप्रैल में आपको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलना थी, जो ये दर्जा हासिल करने वाली छठी पार्टी बन गई, जिस पर भी इस साल के विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन ने केजरीवाल को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अकेले चुनाव में उतरने की अपनी रणनीति का फिर से आकलन करने को उकसा दिया है। भाजपा विरोधी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी इंडिया में अब वो शामिल हो गए हैं। वो दिल्ली सरकार से अफसरशाही पर नियंत्रण का अधिकार छीन लेने वाले कानून के खिलाफ कांग्रेस का संसदीय समर्थन हासिल करने में भी कामयाब रहे, मगर ये सुलह टिकी नहीं जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीटों की साझेदारी नहीं हुई। इस बीच में लगता यह है कि आपके मुखिया राहुल गांधी की वो झिड़की नहीं भूले जिसमें उन्हें गांधी वंशज से मिलने का समय नहीं दिया गया। उन्होंने पहल मई में समय मांगा था। इस महीने इंडिया की चौथी बैठक में केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल की अपनी समकक्ष ममता बनर्जी के साथ ही गठबंधन के पीएम उम्मीदवार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव भी रखा था और ये प्रधानमंत्री बनने की अपनी इच्छा से पीछे हटना भर नहीं था। इसका मकसद राहुल को जगह देने से इनकार करना था, जिन्हें इंडिया के कई सहयोगी दल लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखते हैं। केजरीवाल की सरकार में ये कोई पहला घोटाला नहीं है जिसकी वजह से केजरीवाल बुरी तरह से फंसे हुए हैं और एलजी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इससे पहले भी अभी हाल ही में केजरीवाल की सरकार पर दवाई घोटाले का भी गंभीर आरोप लगा था। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथा सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल ने फिर से जाने से इनकार कर दिया और बीजेपी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। लेकिन अब दवाई घोटाले के बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली में दवा घोटाले को लेकर भी एलजी की तरफ से सीबीआई जांच का आदेश दिया जा चुका है। इसके बाद ही अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता और ज्यादा हमलावर हो गए हैं। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों की मौत का सौदा किया है। नकली दवाइयां सप्लाई की गई हैं, सब कुछ जांच में सामने आएगा। कब तक केजरीवाल भागेंगे? अगर शराब घोटाले में कुछ गलत नहीं है तो उनके नेताओं को बेल क्यों नहीं मिल रही है? क्यों बार बार बेल खारिज हो रही है? उधर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैं खुद दवाओं की जांच नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ निर्देश दे सकता हूं और मैंने वो दिया है। मैंने कहा कि एक अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन केंद्र ऐसा करने को तैयार नहीं है। 1 महीना हो गया है और मैंने एलजी को पत्र लिखा है, लेकिन उन्हें जांच करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर गलत दवाएं आ रही हैं और लोगों की जान खतरे में है तो वो व्यक्ति अभी भी अपनी सीट पर क्यों है? क्यों उसे अब तक हटाया नहीं गया था? आपको बताते चलें कि उन्होंने 23 अक्टूबर 2023 को स्वास्थ्य सचिव और डीजीएचएस को निलंबित करने के लिए उपराज्यपाल को खत भी लिखा था। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधोनी ने कहा कि दिल्ली में अब 100 करोड़ रुपए का दवा घोटाला हुआ। मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल का जो 100 करोड़ का बजट दवा सप्लाई करने के लिए था, वो अपने चहेते लोगों को टेंडर दिया गया और नकली दवाइयां सप्लाई कर दी गई। बिधोनी ने यह भी कहा कि केजरीवाल लोगों की जान का सौदा कर रहा था। दिल्ली में मौत बांटी जा रही थी। मोहल्ला क्लिनिक में पैरासीटामोल भी नकली सप्लाई की गई। दिल्ली के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जा रही खराब गुणवत्ता की दवाइयों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से कराने की सिफारिश की। उन्होंने इस बारे में मुख्य सचिव को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें यह कहा गया कि निजी और सरकारी लैब में टेस्ट की गई दवाएं अच्छी गुणवत्ता की नहीं निकली और ये चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि दवाएं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लाखों मरीजों को दी जा रही हैं और संभवतः मोहल्ला क्लिनिकों में भी इसकी आपूर्ति की जा रही है। वीके सक्सेना ने यह भी आरोप लगाया कि इसमें अन्य राज्यों के आपूर्तिकर्ता और निर्माता भी शामिल हैं। पत्र में सतर्कता निदेशालय की एक रिपोर्ट का भी हवाला उन्होंने दिया और कहा कि सरकारी प्रयोगशालाओं को भेजे गए
43 नमूनों में से 3 गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे, जबकि 12 की रिपोर्ट आनी बाकी है। निजी प्रयोगशालाओं को भेजे गए अन्य 43 नमूनों में से 5 नमूने गुणवत्ता मानकों का पालन करने में विफल रहे और 38 नमूने मानक गुणवत्ता के पाए गए हैं। एम्लोडिपाइन, लेविटेरास्टेम, पेंटोप्राजोल, सेफिलिक्सिन और डिप्लामेथासोन दवाएं सरकारी और प्राइवेट दोनों लैब में गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी। सतर्कता विभाग ने सिफारिश की है कि चूंकि 10% से ज्यादा नमूने गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे हैं, इसलिए नमूना लेने का दायरा बढ़ाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर एक एक करके केजरीवाल सरकार में हुए घोटालों की पोल खुल रही है और केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि नए टेंट घोटाले में आगे क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।